ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। इस हिस्से में सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे की लड़ाई तो जारी ही है। ममता बनर्जी गुट लेकिन इस वक्त बैकफुट पर है। ऋतव्रत बैनर्जी की अगुवाई वाला खेमा सारे दांव चल रहा है। ऋतव्रत बैनर्जी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर ताला जड़ दिया तो आज ममता बनर्जी की ओर से एक भरोसेमंद साथी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी है। चंद्रिमा भट्टाचार्य को टीएमसी का राइट हैंड कहा जाता था। ऐसे में ये झटका उनके लिए निजी तौर पर बहुत बड़ा झटका है। पॉलिटिकल तौर पर तो है ही। अब तक 65 विधायकों को अपने पाले में लेने वाले ऋतव्रत बैनर्जी लगातार एक्शन में है। बागी खेमे ने पूरे मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। खुद ऋतव्रत बैनर्जी स्पॉट पर मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन पहले ये बयान देखें। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे। वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोला वो साइड का गेस्ट से एंट्री लेने के पुलिस रैफ सेंट्रल फोर्स वहां पर खड़ा हो गया। ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है। पार्टी ऑफिस में अपने आए हैं, इसमें क्या है? हम तो यहाँ आते ही हैं। पार्टी ऑफिस में आए हैं। चुनाव के बाद यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था कि इसको जो है कि बंद कर देना चाहिए। इसलिए तो हम लोग आए हैं, जो बाड़ीवाला से बोलने के लिए। भाई हम लोग का पार्टी ऑफिस में यहाँ पे नियमित बैठेंगे क्या? ये निर्णय हम नहीं ले सकते। प्रोफेसर रागी जी, अपने ही पार्टी से ममता बनर्जी को बेदखल करने के जितने हथकंडे हो सकते थे वो सारे पॉलिटिकली आजमा लिए गए हैं। बस क्या ये कहा जाए कि अब तो दिन गिनती के शुरू हो गए हैं? देखिए, आपने जो शब्द का प्रयोग किया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हथकंडे नहीं, या इसमें मुझे कोई हथकंडा नहीं दिखाई देता है। लोग टूटे हैं ममता बनर्जी के कारण। और देखिए, जिनके बारे में अभी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में वो तो माना जाता था कि ममता बनर्जी जी की बहुत करीबी हैं, लेकिन अब वो भी पार्टी छोड़ करके गई हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इन पर दबाव बनाया गया होगा या इनके पीछे सीबीआई या ईडी वगैरह लगा दी गई होगी। ममता बनर्जी की राजनीति और उनकी कार्यशैली और उनसे भी ज़्यादा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से एक प्रकार से पार्टी के अंदर घुटन थी। वो घुटन दब करके इसलिए रह गई थी क्योंकि ममता बनर्जी के पास हाथों में सत्ता थी। और सत्ता जब होती है ना, तो कहा जाता है ना कि जब आपके पास ताकत होता है, धन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कमियां छुप जाती हैं। वही स्थिति थी जब उनके पास सत्ता थी, तो ये सारे चुप थे। और कल यदि इनके पास सत्ता बरकरार रहती तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि इनमें से किसी की अंतरात्मा नहीं जागती और कोई भी इधर न आने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मुर्दा है तो मुर्दा पर आप 10 मन माटी दे दीजिए या 20 मन माटी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्थिति तृणमूल की वही हो गई है। अब जो भी है ऊपर से आकर के एक कुदाल उठा रहा है और उस पर एक बोरा एक मिट्टी रख करके चला जा रहा है। हर कोई उनको छोड़ करके जा रहा है। तो अब स्थिति यह है कि जब आपके मुख्यालय पे ताला लग गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी आपके साथ छोड़ करके चले जाते हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी आपके साथ छोड़ करके चले जाते हैं, सांसद छोड़ करके चले जाते हैं, तब आपके पास जस्टिफिकेशन के लिए कुछ बच नहीं जाता है। एक और बात, चुनाव आयोग में जो पेपर सबमिट किया गया है जी, लग रहा है कि जैसे 3 साल के अंदर चुनाव कराना आवश्यक था। अब वो हुआ ही नहीं है। तो खुद ममता बनर्जी का जो संविधान है, जिसके बारे में जिक्र आज पेपर अखबारों में बड़ा उसके बारे में छपा भी है कि भाई उनका संविधान ही उनके लिए आफत हो गया है, क्योंकि वो खुद भी संविधान का पालन नहीं कर रही थी, चुनाव हो ही नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में पार्टी बचाना अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगा। चुनाव आयोग का निर्णय पता ही है कि वो वही होने वाला है कि चुनाव आयोग का निर्णय जो है वो ऋतव्रत बनर्जी के पक्ष में ही जाएगा। जो खेमा है उसी के पक्ष में जाने वाला है। अब उसके बाद कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, जो हमेशा के लिए उनके पैरोकार हैं
तो वो लड़ते रहेंगे, केस चलता रहेगा। कुछ देखते है हैं कि ऐसा कितने ममता दिनों के बनर्जी के बाद पास जिसपे वो अपनी पार्टी बचा सकती हैं, अपने पास रख सकती हैं? विजय जी। वो पेपर कैसे रखते हैं, बाकी ऑन ग्राउंड तो जो है लग रहा है कि इस पार्टी चली गई। और ऐसा तो सामान्य तौर पर होता है भाई, जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट में जो लीडर्स होते हैं वो सांसद की वजह से ही तो होते हैं, सांसद ही उनको बनाता है अपने। जी। मतलब पार्टी में भी हो तब भी मान लो ममता जी ने बनाया तो वहाँ जो सांसद होगा, जो विधायक होगा, उसी के कहने पर सुनने पर बनाएगा, तो वो लोग जाएंगे ही, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। और लगातार वो कमज़ोर होती जा रही हैं, विधायक चले गए हैं, एमपी चले गए हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोग चले गए हैं, तो इसकी संभावना मुझे अब कम लगती है कि पार्टी को वो किस तरह से बचा पाएंगे। लीगल बैटल में यदि वो कुछ कर सकती हैं तो वो है, लेकिन लीगल बैटल तो जितनी लंबी चलेगी उसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो ये सारी बातें उनके लिए बहुत फेवर वाली नहीं है। और चुनाव आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है। असली चाबी तो जनता के मतदान पे होती है ना। हाँ। ये इस्तीफा जनता किसके साथ है, आपके साथ? वो डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इस्तीफा है जो आज ही आया है। जनता किसके साथ है ये तय करेगा भाई। किसी पार्टी का कद, किसी भी नेता का कद, उसके जनाधार जो देखा जाता है ना कि उससे कितने वोटर से। ममता बनर्जी के साथ उसके सांसद विधायक चले गए, क्या ममता बनर्जी के उसका वोटर गए? अगर ममता बनर्जी अपने वोटर्स को अगले चुनाव में किसी भी नए नाम से पार्टी के साथ जोड़कर इकट्ठा कर लेती है तो ये माना जाएगा कि ममता बनर्जी का जनता के बीच आधार है। अगर ममता बनर्जी अपने वोटर्स को नहीं इकट्ठा कर पाती, वोटर्स भी चले जाते हैं, तो ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है जनता के बीच जाकर जनता को कन्विंस करना, अपना जो मूल वोट आपका 40% वोट आपको आज मिला है इसको बचा के रखना। अगर ये ममता बनर्जी का टूट जाता है और जो बाकी सांसद विधायक उनके पास चला जाता है तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है। वो मुझे पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं दिख रहा ना, पिछले 3 महीने में ऐसा नहीं दिखा ना, नहीं तो जनता उनके साथ सड़क पर खड़ी हो जाती। वो जो उन्होंने लेटर भी लिखा है चंद्रिमा भट्टाचार्य ने, उसको मैं पूरा पढ़ रही हूँ। उसकी जो आखिरी लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। We carry at the end, I would like to state that I have highest regard for you and will remain ever respectful to you। ये उन्होंने आखिरी लाइन लिखी है, लेकिन बाकी इस्तीफे के जो एक औपचारिक बात होती है वो सारी बातें इसके अंदर है। इसका मतलब ये है कि एक नाराजगी पार्टी में हमेशा से रही है, या यूं कह लें कि काफी समय से रही है, जिसे ममता बनर्जी ने नजरअंदाज किया। और वो भी शायद ये मानकर चल रही थी कि सरकार में वो हमेशा के लिए आ गई हैं, लेकिन इंडिस्पेंसिबल तो कोई भी नहीं होता है। दुर्योधन के कारण ही तो पूरा महाभारत हुआ था और पूरा जो है वो कौरव वंश समाप्त हुआ था जी। तो जब भी आप आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और धृतराष्ट्र बनेंगे तो वही होगा जो हुआ है ममता बनर्जी के साथ। आइए बात बिहार की कर लें। पटना में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है और यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। नितिन नवीन की फैमिली के पास 31 सालों से है। नितिन नवीन 5 बार यहां से विधायक रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया और राज्यसभा पहुंचे। उपचुनाव जब हो रहा है, इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यहां से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि इस पर फैसला आज की जन स्वराज की बैठक के बाद होगा और औपचारिक ऐलान 5 जुलाई को यानी कि कल कर दिया जाएगा। एनडीए की ओर से यहां पर अब कौन उम्मीदवार होगा, अभी तक इसका ऐलान तो नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से भी चुनाव लड़ने की बड़ी खबर थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ही मन नहीं बनाया। अब प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़कर पहले तो हासिल क्या करना चाहते हैं हर्षवर्धन जी, और दूसरा अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये, जैसा हम सुन रहे हैं कि भाई बीजेपी की इतनी मजबूत सीट है 31 साल से, जहां बीजेपी का ही दावा हमेशा से रहा है, वहां तो अब तीसरे नंबर की पार्टी क्या आरजेडी बन जाएगी? नहीं, देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि प्रशांत किशोर को बांकीपुर से चुनाव न लड़ने की गलती अब नहीं करनी चाहिए। एक बार वो गलती कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, फिर वो चुनाव नहीं लड़े। ऐसे अगर भगेड़ू किस्म की एक छवि बन गई कि प्रशांत किशोर सिर्फ बोलते हैं और भाग जाते हैं, हवाई नेता की छवि बन गई, और चूंकि वो धन धान्य संपदा अर्जित करने के बाद इधर आए हैं तो वो आरोप लगता है, मतलब राजनीति में भले कितना पैसे का प्रभाव हो गया, अगर आप पैसे के प्रभाव से आ रहे हैं तो न जनता एक्सेप्ट करती है, न जो लोग रहते हैं वो भी बहुत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहला तो उनको चुनाव लड़ना ही चाहिए, पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, बिना ये सोचे लड़ना चाहिए कि भाजपा की बहुत मजबूत सीट है, हम कहां जाएंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं हुआ।
नितिन नवीन के पिताजी और नितिन नवीन को मिलाकर अगर 3 दशक एक सीट पर एक परिवार का हो गया तो वहां ढेर सारे ऐसे नेता होंगे जो पिछले इतने समय से बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। उनमें से किसका चयन वो करने जा रहे हैं या किसी नए व्यक्ति को वो देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए भी आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर इतने समय से ये सीट है तो इस सीट को तो जीतना और बड़े अंतर से जीतना, यानी मैसेज जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, इस सीट पर हम कैसे काम कर रहे हैं। जहां तक इसमें तेजस्वी यादव की बात है, इस सीट पर उनका बहुत कोई स्टेक है नहीं, लेकिन चूंकि वो एक तरह से कहेंगे दूसरी विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, तो उनकी अपनी भूमिका होगी। तेजस्वी यादव को भी इसे एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए, भले अकेली सीट है लेकिन इसके मैसेज ये तीनों पार्टियां अपने अपने तरीके से दे सकती है। बिहार से एक और बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार ने अपना फैसला बदला है। दोनों की सुरक्षा को फिर से लौटाया गया है। बंगला खाली करने के बाद दोनों को जेड सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। बंगला विवाद के बीच लालू राबड़ी की सुरक्षा घटाई गई थी। राबड़ी देवी को 2 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए कहा गया था। इस पर राबड़ी देवी ने मना कर दिया था, जिसके बाद उनकी जेड+ सिक्योरिटी में कटौती की गई थी। लेकिन बंगला खाली करने के फौरन बाद जेड सिक्योरिटी फिर से दे दी गई। लेकिन लालू यादव इस बात से खुश नहीं है, कह रहे हैं सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। सरकार कह रही है कि बंगला खाली करने के लिए आप लोगों ने खाली कर दिया, कुछ कहेंगे? आखिर सरकार इस तरह से आपको जेड स्टडी की सुरक्षा भी दे दी फिर से, क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? बहुत किया है। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं समीर जी, ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? शर्म नहीं आती लालू प्रसाद यादव को? अब इस उम्र में आके भी वो अगर सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। भाई आपको जो आपको अधिकार क्षेत्र, जो आप जिसके पात्र हो, वो आपको घर दिया गया, आपसे बार बार कहा गया कि आप चले जाइए उस घर के अंदर, उसके बाद आप वहाँ नहीं जा रहे हो, अपने निजी मकान के अंदर जा रहे हो। सरकारी संपत्ति को अपने खानदान की संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति मानने का जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके बच्चों के अंदर जो संस्कार उन्होंने दिए, उसी का असर है कि हम मकान में नहीं छोड़ेंगे, हम जेड सुरक्षा भी नहीं छोड़ेंगे, हम सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, भले हम जेल चले जाए लेकिन जमीन भी हड़पेंगे। तो शर्म आना चाहिए लालू प्रसाद यादव को। जिस दिन आपने नोटिस मिला, आप खुद नोटिस मिलना भी क्यों चाहिए जब आप उसके लिए पात्र नहीं, आप खुद होकर घर छोड़ के चले जाइए। सरकार ने क्यों लौटा दी जेड+ सिक्योरिटी? सरकार ने फिर क्यों लौटाती? नहीं, बार बार उस चीज को वो इश्यू बना रहे कि हम पे हमला होगा। सरकार को लग रहा होगा कि ये इतने इस तरह के लोग खुद पे हमला करवा देंगे और कह देंगे देखिए सरकार हमारी जान लेना चाहती है। तो सरकार ने कहा कम से कम ऐसे लोगों से भाई अभी सुरक्षा इनको दे दो। कोई भरोसा नहीं है कि ये किसी आदमी से अपने पे हमला करवा देते और कहते हैं कि सरकार ने हमको सुरक्षा नहीं दी, इसके हम पर हमला हो गया। आपको सुरक्षा की इस उम्र में चाहते, आपको बड़े बंगले की चाहते, सरकार ने आपको मकान दिया, आप चले जाते। यही जो इनके भ्रष्टाचार की राजनीति रही, परिवारवाद की राजनीति रही, इसलिए 25 विधायकों पर आकर टिक गए। आज हाल में ये हालत है और आज कोई राजनीति में इनको पूछने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब तो कम से कम इस उम्र में सद्बुद्धि आ जाना चाहिए। अब तो पापों का प्रायश्चित करने का वक्त है और पाप करने का वक्त नहीं है। अब कब प्रायश्चित करेंगे मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव। वैसे राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जो अभी समीर जी कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये हटा था, तमाशा करने की बजाय अगर वो चले गए होते और एक प्रेस वार्ता करते, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू जी या जो भी, कि हमें ये सरकार ने किया, ठीक है, सरकार को लगता है कि हमें परेशान करना चाहते हैं, हमारा घर लेना चाहते हैं, जो नियम कायदे, तो शायद उनकी बात थोड़ी बहुत लोगों को समझ में आती। अभी क्या दिख रहा है कि भाई लठैती करोगे क्या? मतलब इसको समझिए, ये आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि ये हमारा कोई हमारे बाप दादा की संपत्ति है। और तेजस्वी जी तो बता ही चुके हैं कि उनके पिता 2 कमरे के घर में रहते थे। तो ये वाले घर तो किसी के नहीं होते हैं भाई। ये तो जो जनता जिता देती है वो पहुंच जाता है, वो ताकतवर बन जाता है। और उसके बाद अब ऐसा थोड़ी ना है कि नीतीश कुमार, अब तो सम्राट चौधरी वहां रह रहे हैं, अब तो मुख्यमंत्री वाले बंगले में सम्राट चौधरी रह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्वीकार क्यों नहीं नेता कर पा रहे हैं। और ये नियम भी होना चाहिए। मुझे लगता है इस पर तो कोई पक्का वाला नियम आना चाहिए। जिस दिन खत्म हुआ 1 महीने की नोटिस, वरना ताला लग जाएगा, आपका सामान सब नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने किया, डेज का कुछ जगह हुआ, लेकिन बढ़ा देती है सरकार। ठीक है, आपस में एक दूसरे सब लेते हैं ना मकान। अभी कई नेता होंगे जिनके पास मतलब योग्य नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने विधायकों के मकान पे, सांसदों के मकान में, तमाम बंगलों पे कब्जा करके रह रहे। वो सब मिलके चलते हैं ना कि आज हम सत्ता में। ये तस्वीर देख के इसलिए मुझे हैरानी होती है कि कैसे कार्यकर्ता हैं और क्या उनकी श्रद्धा है कि पहले वो धोख देते हैं और उसके बाद फिर इस तरीके से करते हैं, अंदर जाते हैं। खैर, बिहार की एक और बड़ी खबर है। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अब सिर्फ एक कथित फर्जी मुठभेड़ का ये मामला नहीं रह गया है, बल्कि सिस्टम पर उठते हुए गंभीर सवालों की कहानी बन चुका है।
इस पर सियासत तो हो ही रही है। जितिन राम मांझी, चिराग पासवान आमने सामने हैं। जितिन राम मांझी एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं, चिराग पासवान पुलिसकर्मियों को दोषी बता रहे हैं। चिराग पासवान कल भरत तिवारी के घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की, दोषियों को सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। चिराग पासवान ने दो टूक कहा कि दोषी किसी भी कीमत में बख्शे नहीं जाने चाहिए। कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो जितिन राम मांझी कह रहे हैं पुलिस ने जो किया अपने बचाव में किया, पुलिस वाले अगर कार्रवाई नहीं करते तो वो खुद मारे जाते। हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे, वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंसी था। तीसरी चीज कि अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, छाती में मारता। पुलिस ने बहुत ढंग से, जो उसका कानून है, कमर के नीचे उसने मारा, सिर्फ आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। मर गए एक अलग बात है, लेकिन मारने के लिए नहीं मारा और पुलिस अपना काम ठीक किया है। तो जो इस पे विजय जी चिराग पासवान कह रहे हैं और जो जितिन राम मांझी कह रहे हैं, एनडीए में ही दो तरीके की बातें क्यों हो रही है? दोनों लोग सही बोल रहे हैं। चिराग पासवान कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जितिन राम मांझी सही बोल रहे हैं, बस उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा। आप उनको वीडियो भेज दीजिए जो जिस तरह से एनकाउंटर हुआ था। इससे उन्हें क्या लाभ मिल रहा है अगर देख के भी वो अनदेखा कर रहे हैं? तो देखिए, कोई पॉलिटिकल लीडर बिना लाभ के नहीं बोलता। वो जाति की राजनीति करते रहे हमेशा, उसी पर वो जा रहे हैं। लेकिन आपकी गलती है, आप उनको वीडियो भिजवाइए। जितिन राम, अगर वो जाति की राजनीति कर रहे हैं तो चिराग पासवान कौन सी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान अपना जो एक स्टैंड पर वो रहते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, वो पहले भी बात करते रहे। आपको याद हो, इलेक्शन से पहले बहुत चर्चा हुई थी जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और कुछ घटनाएं हो गई थी, तब लोगों ने यहाँ तक कहा कि कोई इसमें राजनीति है। हाँ, तब भी वो खड़े रहे। क्यों सरकार के, अपनी ही सरकार। बट ही इज ऑलवेज पॉलिटिकली करेक्ट। नहीं, मुझे पॉलिटिकली करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट तो है ही वो। चिराग पासवान, मतलब मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कोई ऐसा समय हो जब हम उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर सकें कि बड़ी खराब राजनीति करें। चिराग पासवान अच्छी राजनीति करते दिख रहे हैं और बिहार को ऐसे नेता की जरूरत है। आज कहानी कुर्सी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।